मणिपुर में पिछले कुछ समय से लगातार पिछले कुछ महीनों से जातीय हिंसा देखने को मिल रही है और इस हिंसा की वजह से हजारों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। इस हिंसा को रोकने के लिए कई प्रयास भी किए गए हैं। कुछ प्रयास केंद्र सरकार की ओर से किए गए हैं और कुछ प्रयास राज्य सरकारों की ओर से किए गए हैं, लेकिन अभी तक इन प्रयासों का कोई प्रत्यक्ष परिणाम हमारे सामने नहीं आया है और इस पूरी घटना में हिंसा लगातार अभी भी जारी है। इसी घटना के बीच हमें एक और विशेष घटना देखने को मिली, जिस घटना के तहत जो मणिपुर की पुलिस थी उसने केंद्र सरकार के एक बल यानी कि असम राइफल्स के खिलाफ एक केस दर्ज किया है। तो आज इस वीडियो में हम इसी विषय पर विस्तार से बात करने की कोशिश करेंगे। हम जानेंगे कि आखिर ये घटना क्या है, केस क्यों दर्ज किया गया है। इसके अलावा असम राइफल्स पर भी बात करेंगे, उसके इतिहास पर बात करेंगे, उसकी कार्यप्रणाली पर भी बात करेंगे। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि IAS की इस नई वीडियो में। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले वीडियो की रूपरेखा पर बात करते हैं। तो वीडियो में सबसे पहले हमने न्यूज यानी कि खबर की बात की। खबर को जानने के बाद हम ये जो असम राइफल्स के खिलाफ केस दर्ज हुआ है इस केस पर बात करेंगे और केस को जानने के बाद हम असम राइफल्स और उसकी भूमिका क्या है, उसका काम क्या है, उसके काम पर बात करेंगे। इसके अलावा असम राइफल्स के नियंत्रण को लेकर, उसको कंट्रोल करने को लेकर जो विवाद बना हुआ है उस विवाद को भी समझेंगे और अंत में ये भी बात करेंगे कि असम राइफल्स का इतिहास क्या रहा है, उसके इतिहास को इतना शानदार, इतना बेहतर क्यों बताया जाता है। और एक सवाल पर भी बात करेंगे। सवाल जो होगा वो प्रीलिम्स का होगा और आप कमेंट बॉक्स में सवाल का जवाब दे सकते हैं। इसके अलावा ये जो पूरा विषय है मुख्य तौर पर सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 से जुड़ा हुआ है और आप इसे आंतरिक सुरक्षा जैसे खंडों से जोड़कर देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले इस पूरे मामले को समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर किसी सामान्य स्थिति की बात करें, किसी नॉर्मल सिचुएशन की बात करें, तो नॉर्मल सिचुएशन के तहत मणिपुर में असम राइफल्स के तकरीबन 20 बटालियंस मौजूद होते हैं और इन 20 बटालियंस का प्राथमिक कार्य है कि यहाँ पर जो उग्रवाद विरोधी अभियान चलाया जाए, एंटी जो टेररिज्म काम है उसको चलाया जाए, उससे संबंधित गतिविधियों को संचालित किया जाए। इसके अलावा वहां पर जो बॉर्डर मौजूद है उस सीमा की, उस बॉर्डर की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। ये दोनों जो जिम्मेदारियां हैं वो असम राइफल को मणिपुर में दी गई हैं। लेकिन जब से मणिपुर में जातीय हिंसा की शुरुआत हुई है तब से मणिपुर में असम राइफल्स की 2 और बटालियंस को नियुक्त किया गया है। यानी इस तरह से हम कह सकते हैं कि वर्तमान समय में मणिपुर में असम राइफल्स की कुल 22 बटालियंस मौजूद हैं। अब ये 22 बटालियंस कर क्या रही हैं? तो सूचना के मुताबिक इन 22 बटालियंस को मुख्य तौर पर मणिपुर में बफर जोन्स में नियुक्त किया गया है। बफर जोन्स कौन से जोन हैं? बफर जोन की बात करें तो बफर जोन वो वाले जोन हैं, तो हम जानते हैं मणिपुर में जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर कुकी जोमी लोग मौजूद हैं, इस समुदाय के लोग मौजूद हैं, जबकि मणिपुर का जो घाटी वाला इलाका है, जो वैली वाला इलाका है, वहां पर मैतेई लोग मौजूद हैं। तो इन दोनों के बीच कुछ ऐसा जोन है जो कि बफर जोन है, जो कि जहां पर ट्रांजिशन शुरू होता है। उसी जोन में असम राइफल्स के बटालियंस को नियुक्त किया गया है ताकि इन दोनों समुदायों को एक दूसरे से दूर रखा जा सके और इनके बीच जो हिंसा हो रही है, जो लगातार हिंसा देखने को मिल रही है, वायलेंस हो रही है, उस वायलेंस को भी कम किया जा सके। अब लेकिन इसी पूरी घटना के बीच, इसी पूरी परिदृश्य के बीच एक आरोप लगाया गया है असम राइफल्स पर और ये जो आरोप है ये मणिपुर की पुलिस ने लगाया है। दरअसल आरोप ये है कि असम राइफल्स पर कुकी उग्रवादियों यानी कि कुकी जो एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं उन लोगों की सहायता करने का आरोप लगाया है और इस संबंध में असम राइफल्स के खिलाफ मणिपुर पुलिस ने एक केस भी दर्ज कर लिया है। अब इस केस में क्या कहा गया है, इस FIR में क्या कहा गया है? तो ये FIR कहती है कि बीते दिनों मणिपुर के बिष्णुपुर इलाके में एक घटना हुई थी। ये जो बिष्णुपुर इलाका है ये इलाका मणिपुर के मैतेई समुदाय वाला इलाका है, यानी कि यहाँ पर मैतेई समुदाय के बहुत व्यापक स्तर पर लोग देखने को मिलते हैं। अब इस पूरी घटना के तहत विष्णुपुर जिले में 2 कुकी उग्रवादियों ने 3 मैतेई लोगों की हत्या कर दी थी और हत्या करके वो वापस कुकी और जोमी जो इलाका है वहां पर भाग रहे थे। अब ऐसा असम राइफल्स पर आरोप ये लगाया जा रहा है कि जब पुलिस द्वारा उन 2 लोगों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस उनका पीछा कर रही थी तब असम राइफल्स के लोगों ने अपनी गाड़ियों को बीच में लगा दिया, जिसकी वजह से पुलिस की गाड़ियों को ब्लॉक कर दिया गया और वो जो 2 लोग थे
वो उस पूरे इलाके से गायब हो गए, तो उन्हें गिरफ्तार नहीं कर पाई पुलिस। और इसी वजह से असम राइफल्स पे ये आरोप लग रहा है कि असम राइफल्स जो है वो कुकी उग्रवादियों की मदद कर रही है, और जो असम मणिपुर की पुलिस है उसको काम करने में समस्या पैदा हो रही है। तो ये जो है वो पूरा मामला है। अब आगे बढ़ते हैं, हमने मामले पर बात कर ली। अब मामले पर बात करने के बाद हमारे लिए असम राइफल्स को समझना और उसकी भूमिका को समझना भी जरूरी हो जाता है। तो असम राइफल्स की बात करें, असम राइफल्स एक केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है, यानी कि सेंट्रल आर्म्ड फोर्स पुलिस फोर्स है। और ये मुख्य तौर पर गृह मंत्रालय के तहत जो 6 CAPFs आते हैं, यानी कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज आते हैं, उनमें से एक है। अब ये तो एक हुआ, इसके अलावा 5 और कौन कौन हैं? तो इसके तहत मुख्य तौर पर CRPF आता है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स आती है। इसके तहत BSF आता है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। इसके तहत ITBP आता है, इंडो तिब्बतन बॉर्डर फोर्स। इसके तहत CISF आता है, यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। और इसी के तहत SSB यानी कि सशस्त्र सेवा बल भी आता है। तो ये 6 फोर्सेज हैं जो कि गृह मंत्रालय के अधीन में आते हैं। इसके अलावा असम राइफल्स के काम की बात करें तो असम राइफल्स का जो प्राथमिक कार्य है वो ये है कि भारत का जो पूर्वोत्तर वाला इलाका है, यानी कि जो नॉर्थ ईस्ट वाला इलाका है, वहां पर कानून व्यवस्था बनाए रखी जा सके। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट वाले इलाके में हमें भारत में बहुत ज्यादा एक्सट्रीमिज्म देखने को मिलता है, उग्रवाद देखने को मिलता है, और इसी स्थिति को संभालने के लिए वहां पर एक विशेष बल बनाया गया है जिसे हम असम राइफल्स कहते हैं। तो वहां पर कानून व्यवस्था बनाए रखने की जो जिम्मेदारी है वो असम राइफल्स को दी गई है। इसके अलावा असम राइफल्स के पास भारत म्यांमार सीमा की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी भी मौजूद है। यानी कि असम राइफल्स पूर्वोत्तर क्षेत्र में मुख्य तौर पर 2 भूमिकाएं अदा करता है। पहली भूमिका है वहां पर जो एक्सट्रीमिस्ट गतिविधियां हैं उन्हें रोकना, और दूसरी भूमिका है भारत म्यांमार सीमा की सुरक्षा करना। इसके अलावा असम राइफल्स की स्वीकृत संख्या की बात करें, स्वीकृत शक्ति की बात करें, तो ये तकरीबन 63,000 कर्मियों से मिलकर बनी हुई है, जो कि 46 बटालियंस में डिवाइडेड है। ये तो वो लोग हैं जो कि ग्राउंड लेवल पर काम करते हैं, ग्राउंड लेवल पर इन गतिविधियों में हिस्सा लेते हैं। लेकिन इसके अलावा असम राइफल्स के पास कुछ प्रशासनिक लोग भी मौजूद हैं, कुछ वो लोग भी मौजूद हैं जो कि जो आर्मी मैन है उनका उनको जो इस असम राइफल्स के जो कर्मी हैं उनका प्रशिक्षण देते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि असम राइफल वर्तमान समय में एक बहुत बड़ी संख्या में, एक बहुत व्यापक लेवल पर मौजूद है। ये तो असम राइफल्स की बात हुई। इसके अलावा ये जो असम राइफल्स है, एक मामले में असम राइफल्स दूसरे CAPF से अलग है, दूसरे बलों से अलग है। वो क्या मामला है? तो असम राइफल इन 6 बलों में से एकमात्र ऐसा बल है जो कि दोहरी नियंत्रण संरचना के तहत काम करता है। अब ये दोहरी नियंत्रण संरचना क्या है, इस पर भी बात कर लेते हैं। तो दोहरी नियंत्रण संरचना का मतलब ये है कि जो असम राइफल्स है वो भारत के 2 मंत्रालयों के तहत काम करता है। कौन कौन से हैं वो मंत्रालय? तो असम राइफल्स का जो प्रशासनिक नियंत्रण है, यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव काम है, वो काम गृह मंत्रालय द्वारा किया जाता है, होम मिनिस्ट्री द्वारा किया जाता है। जबकि असम राइफल्स का जो परिचालन नियंत्रण है, यानी कि जो ऑपरेशनल कंट्रोल है, वो भारतीय सेना के पास मौजूद है। और भारतीय सेना किसके तहत आती है? तो भारतीय सेना आती है भारत के रक्षा मंत्रालय के तहत। यानी कि हम कह सकते हैं कि असम राइफल्स का जो एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकार है वो गृह मंत्रालय के पास मौजूद है, जबकि जो ऑपरेशनल अधिकार है वो रक्षा मंत्रालय के पास मौजूद है। अब काम क्या क्या है यहाँ पर, काम किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, उस पर भी बात कर लेते हैं। काम की बात करें तो गृह मंत्रालय को मुख्य तौर पर असम राइफल्स में वेतन देने की जिम्मेदारी दी गई है, पेंशन संबंधी नीति बनाने की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा प्रमोशन की बात भी गृह मंत्रालय के तहत आती है, भत्ता देने, अलावेंस की जिम्मेदारी गृह मंत्रालय की है। इसके अलावा उसकी जो बुनियादी ढांचा है, यानी कि उसका जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको निर्मित करने की जिम्मेदारी भी गृह मंत्रालय को दी गई है। तो ये जो काम है ये तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव काम है। अब बात करते हैं कि रक्षा मंत्रालय की क्या जिम्मेदारी है। तो जो भी तमाम लोग असम राइफल्स के तहत काम कर रहे हैं, उन लोगों की पोस्टिंग करने की जिम्मेदारी, उनका ट्रांसफर करने की जिम्मेदारी, उनकी प्रतिनियुक्ति की जिम्मेदारी, ये तमाम जिम्मेदारियां भारतीय सेना को प्राप्त हैं, यानी कि रक्षा मंत्रालय को प्राप्त हैं। इसके अलावा भारतीय सेना जो असम राइफल्स है उसके वरिष्ठ अधिकारियों की नियुक्ति भी करती है, जैसे कि DG हो गए, डायरेक्टर जनरल हो गए, IG हो गए, इंस्पेक्टर जनरल हो गए। इसके अलावा असम राइफल्स के जो सेक्टर मुख्यालय हैं, उन सेक्टर मुख्यालय में जो बड़े बड़े अधिकारी काम करते हैं
उन अधिकारियों की नियुक्ति भी सेना द्वारा की जाती है, वो अधिकारी भी सेना की ओर से भेजे जाते हैं। तो ये तो बात हुई कि किस तरह से ये जो है 2 संरचनाओं के तहत, 2 नियंत्रणों के तहत काम करता है। लेकिन अब इस पूरी नियंत्रण की व्यवस्था को लेकर एक विवाद भी पैदा हो रहा है। पिछले कुछ समय से लगातार दोनों जो मंत्रालय हैं, वो इस तरह की मांग कर रहे हैं कि असम राइफल को या तो रक्षा मंत्रालय के पूर्ण अधीन दिया जाए या फिर गृह मंत्रालय के पूर्णतः अधीन कर दिया जाए। इस संबंध में तर्क क्या दिए जा रहे हैं? तो इस संबंध में सबसे पहले जो रक्षा मंत्रालय की बात करते हैं, इसके अलावा असम राइफल्स के अंदर भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनका ये मानना है कि असम राइफल्स को वर्तमान समय में रक्षा मंत्रालय के पूर्ण नियंत्रण में होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि वो मानते हैं कि रक्षा मंत्रालय के तहत, यानी कि भारतीय सेना के तहत जो सैनिक हैं, उन लोगों को जो सेवानिवृत्ति और भत्ते का लाभ मिलता है, वो गृह मंत्रालय के सैनिकों से गृह मंत्रालय के बलों की तुलना में ज्यादा बेहतर होता है। तो सेना के लोगों को ज्यादा बेहतर सुविधाएं मिलती हैं, और इसी वजह से ये मांग की जा रही है कि जो असम राइफल्स है उसे सेना के नियंत्रण में दिया जाए। हालांकि यहाँ पर एक बात स्पष्ट कर देना और जरूरी हो जाता है कि सेना के लोगों को सेवानिवृत्ति के मामले में थोड़ा सा नुकसान होता है, रिटायरमेंट के मामले में थोड़ा नुकसान होता है। कैसे होता है? तो सेना के मामले में जो सेवानिवृत्ति की आयु है, यानी कि रिटायरमेंट की जो एज है, वो 35 है। जबकि अगर आप सीएपीएफ की बात करेंगे, असम राइफल्स की बात करेंगे, बीएसएफ की बात करेंगे, आईटीबीपी की बात करेंगे, सीआरपीएफ की बात करेंगे, तो यहाँ पर जो रिटायरमेंट की एज है वो 60 है। तो ऐसे में जो असम राइफल्स के लोग हैं वो ज्यादा समय तक काम कर सकते हैं, ज्यादा समय तक रोजगार ले सकते हैं। लेकिन अगर आप सेना से जुड़े हुए हैं, अगर आप रक्षा मंत्रालय के अधीन आते हैं, तो आप केवल 35 वर्ष की आयु तक काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस मामले में नुकसान होता है। लेकिन सेवानिवृत्ति के बाद एक फायदा और होता है, क्योंकि सेना में मुख्य तौर पर वर्तमान समय में 1 रैंक 1 पेंशन सिस्टम काम कर रहा है। लेकिन अगर आप गृह मंत्रालय के अधीन आते हैं, अगर आप सीएपीएफ का हिस्सा हैं, तो आप पर ये व्यवस्था मौजूद नहीं, ये जो पूरा सिस्टम है, ये सिस्टम काम नहीं करेगा। इसके अलावा ये तो सेना के तर्कों की बात हुई। सेना क्या कह रही है? सेना का मानना है कि इसको सेना के साथ दे देना चाहिए, क्योंकि इसकी प्रमुख जिम्मेदारियां तो सेना ही निभा रही है। लेकिन गृह मंत्रालय के भी कुछ अपने तर्क हैं। गृह मंत्रालय का कहना है कि वर्तमान समय में सीमा सुरक्षा जो तमाम बल हैं, जो हमारे बॉर्डर की रक्षा कर रहे हैं, जो भी तमाम फोर्सेस हैं, वो फोर्सेस वर्तमान समय में गृह मंत्रालय के तहत काम कर रही हैं। ऐसे में हमें यदि एक सुरक्षा के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाना है, एक एकीकृत दृष्टिकोण की आवश्यकता है, एक इंटीग्रेटेड अप्रोच की जरूरत है। और ये इंटीग्रेटेड अप्रोच तभी आएगी जब हम असम राइफल्स को गृह मंत्रालय के पूर्ण नियंत्रण में लेकर आएंगे। तो ये तो दोनों ही विभागों के, दोनों ही मंत्रालयों के अपने अपने तर्क हुए। अब अंत में हम भारत में असम राइफल्स का जो शानदार इतिहास रहा है, उस इतिहास पर भी बात कर लेते हैं। इसकी जो पूरी हिस्ट्री रही है, उस हिस्ट्री को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है। तो भारत में असम राइफल्स जो है वो सबसे पुराना अर्ध सैनिक बल है, यानी कि पैरामिलिट्री फोर्स है, जिसे भारत में अंग्रेजों द्वारा 1835 में स्थापित किया गया था। और जब इसे अंग्रेजों ने स्थापित किया था, तो इसमें केवल 750 सैनिक हुआ करते थे। जब 1835 में इस पूरे बल को बनाया गया था, तो इसकी प्राथमिक जिम्मेदारी यही थी कि नॉर्थ ईस्ट में जो तमाम प्लांटेशन है, जो टी प्लांटेशन है, उस प्लांटेशन की, इसके अलावा जो ब्रिटिश संपत्तियां थी, उनकी रक्षा की जा सके। धीरे धीरे इसका महत्व और ज्यादा बढ़ने लगा। इसने कई युद्धों में हिस्सा लिया, जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हिस्सा लिया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिस्सा लिया। इसके अलावा आजादी के बाद इस बल ने जो भारत चीन युद्ध हुआ था 1962 में, उसमें भी हिस्सा लिया। इसके अलावा इस बल को श्रीलंका में जो पीस कीपिंग फोर्स भेजी गई थी, उसके हिस्से के तौर पर भी श्रीलंका भेजा गया था। इसके अलावा इस बल ने पूर्वोत्तर में उग्रवादी हिंसा को कम करने में, जो एक्सट्रीमिस्ट वायलेंस है, उसको कम करने में बहुत विशेष भूमिका अदा की है। इसके अलावा इस बल के शानदार इतिहास को इस बात से समझा जा सकता है कि ये जो पूरा बल है, ये जो पूरी फोर्स है, इसे अब तक के भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा पदक प्राप्त हुए हैं, सबसे ज्यादा मेडल प्राप्त हुए हैं। भारत की आजादी से पहले की बात करें तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान इसे तकरीबन 76 मेडल प्राप्त हुए थे, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान इस बल को कुल 48 मेडल प्राप्त हुए थे। इसके अलावा स्वतंत्र भारत की बात करें तो ऐसा कहा जाता है कि इस पूरे बल को अब तक 1000 से ज्यादा मेडल प्राप्त हो चुके हैं। और इन मेडल्स में अशोक चक्र शामिल है, इसमें कीर्ति चक्र शामिल है, वीर चक्र शामिल है,
और अशोक चक्र शामिल है, जो कि शांतिकालीन समय में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार होता है। इसके अलावा एक विशेष घोषणा ये भी है कि इन पुरस्कारों को लेकर, इन तमाम अवार्ड्स को लेकर हम एक नई सीरीज, एक नई श्रृंखला की शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें इन पुरस्कारों पर विस्तार से बात की जाएगी। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है अगर आप इन पुरस्कारों के बारे में बहुत डिटेल से नहीं जानते हैं। उस सीरीज में हम डिटेल से बात करेंगे। जो असम राइफल्स है उसने भारत के इतिहास में अब तक बहुत इंपॉर्टेंट काम किया है। तो ये तो वीडियो की बात हुई। अब अंत में एक सवाल की भी बात कर लेते हैं। सवाल इस पूरे विषय से, इस पूरी वीडियो से ही जुड़ा हुआ है। आज का हमारा सवाल है कि असम राइफल्स निम्नलिखित में से किसके प्रशासनिक नियंत्रण में, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में आता है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए रक्षा मंत्रालय, ऑप्शन बी भारतीय सेना, ऑप्शन सी गृह मंत्रालय या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आप कमेंट बॉक्स में सवाल का जवाब देना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके अलावा यदि आप इस वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं तो इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगी, और टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो आप जानते हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा। तो ग्रुप से जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।